प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 74वीं कड़ी। कोविड टीकाकरण क्षमता को कई गुना करने के लिए बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों को किया गया शामिल। आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत लगभग 10,000 निजी अस्पतालों को किया गया सूचीबद्ध। वाणिज्य उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना उद्योग को सरकार की तरफ से दिया है पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की करेगा स्थापना। और बरेली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, देश में सरकार बदलने के बाद सेना हुई मजबूत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। कोविड टीकाकरण क्षमता को कई गुना करने के लिए बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों को शामिल किया जा रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत लगभग 10,000 निजी अस्पतालों को, सीजीएचएस के तहत 600 से भी अधिक अस्पतालों और राज्य सरकार के अधीन अन्य अस्पतालों में इनको सूचीबद्ध किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में भाग ले सकती हैं। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त खुराक मिलेगी। इसका पूरा वहन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर रहे निजी अस्पताल में प्रति व्यक्ति प्रति खुराक 250 रुपए लिए जाएंगे। सरकार कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों को लेकर और ज्यादा सतर्क दिख रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और बंगाल में कोविड मामलों में वृद्धि की समीक्षा की गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों को निगरानी रखने की सलाह दी गई है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पूरी तरह से बेफिक्र। सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, मास्क नहीं पहना तो क्या हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो क्या हो गया। कोरोना तो खत्म हो चुका है, कोरोना अब रह ही कहाँ गया है। अगर आप इस सोच से प्रभावित हैं तो जरा एक बार हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए, जो कहता है कि 6 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में एक दिन के भीतर कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में 8,333 नए मामलों का पता चला है। राज्य में नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,59,590 हो गई है। देश में मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या अब देश के कुल संक्रमित मामलों की केवल 1.44% है। 8 राज्यों में दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी का रुझान जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,488 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 85.75% नए मामले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना नियमों में ढिलाई बरती गई तो ये एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लेगा। कोरोना को एकदम बहुत ही इसका इंसिडेंस और संख्या हम लोग बहुत ही कम लेवल पे ले आए। तो एक बात तय है कि जो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये आजमाया हुआ इलाज है, तो इसमें ढिलाई अगर करेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कोरोना के दैनिक मामलों में इजाफे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां कुछ जगहों पर 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती में कर्फ्यू को 8 दिन के लिए बढ़ाया गया है। नागपुर में भी कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और दुकानों को बंद रखा गया है। डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना, नहीं तो पब्लिक के साथ में सहयोग और अनुशासन, इन दोनों का जब तक पूरा तालमेल नहीं बैठेगा तब तक इन चीजों से होगा नहीं।
पब्लिक को सहयोग करना पड़ेगा, अनुशासन को कड़क रहना पड़ेगा। वहीं गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर मैंने सोसाइटी का भी मुआयना किया, दौरा किया वहाँ पर, तो RWA के जितने मेंबर्स थे सबको बुलाकर मैंने मीटिंग कॉल करी और कहा कि जो फैमिली रिसाइड कर रही है क्यों ना हम सबकी एक बार टेस्टिंग इंश्योर करें ताकि इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। अगर वहाँ इन्फेक्शन प्रेवलेंट कर रहा है तो कल भी हमने एक मासिव टेस्ट लगा के 540 के करीब वहाँ टेस्ट किए हैं और आज भी हमारा कैंप वहाँ कंटिन्यू है। आस्था सब पर भारी। त्योहार हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कोरोना के प्रसार को देखते हुए इसे मनाने के लिए सरकार ने तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है, लेकिन केरल में मनाए जाने वाले अत्तुकुल पोंगल के मौके पर लोगों की मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं से कहा गया था कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपने घरों से ही पूजा में शामिल हों, लेकिन तस्वीरों में इनका पालन होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात ये है कि एक दिन के भीतर 12,771 मरीज ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। भारत की रिकवरी दर 97.17% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। शनिवार सुबह तक प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 2,92,312 सत्रों के माध्यम से कुल 1,42,42,547 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 मार्च से होने वाले अगले दौर के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार निजी क्षेत्र को भी टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। What we have suggested to the states is that all government health facilities can be used as COVID vaccination centers. They could be medical college hospitals, district hospitals, sub-divisional hospitals, CHCs, PHCs, health sub-centers and health and wellness centers. So again, the choice is with the states. Depending on the demand and their requirement, they must, over a period of time, keep on increasing the number of not only private hospitals but also government hospitals which are serving as COVID vaccination centers. कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि के आंकड़े सामने आने के बाद राज्यों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ राज्यों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना का परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। वाणिज्य उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना उद्योग को सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है। द इंडिया टॉय फेयर 2021 के CEO सत्र में उन्होंने कहा कि खिलौना समूहों को सहायता प्रदान करने, व्यावसायिक वातावरण को आसान बनाने, पर्यावरण की मंजूरी पाने और गुणवत्ता नियमों का अनुपालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि जहां भी क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं वहां भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि परीक्षण के लिए शुल्क जल्द ही काफी कम हो जाएंगे, जिससे लागत में कमी आएगी। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने टॉय फेयर में 21 लाख से अधिक पंजीकरण होने से खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री जी, it is our proud privilege today to welcome you to the first ever India Toy Fair 2021. From amongst 30,000 units across the country, 60 toy clusters today, Honorable Prime Minister, sir, are looking forward to your blessings. वाराणसी की कारीगरी आपको कई रूपों में देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही कारीगरी है लकड़ी के खिलौने बनाने की, जिसमें वाराणसी की गोदावरी सिंह का पूरा परिवार लगा हुआ है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ये हैं गोदावरी सिंह, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने इस हुनर को ऊंचाई देने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने इस उद्योग के विकास के लिए अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लालपुर में आए थे, मैंने स्टॉल लगाया था, उस पर भी आए थे। एक बैग था बना लकड़ी का, देखा उसको, बोला इसका वेट कितना है, उनका देख लीजिए। उठा कर देखा उन्होंने, तो मुझे आशा जगा कि खिलौना उद्योग आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि वेट कितना है, इसका जरूर कीमत होगा। संयोग से विभाग से भी सूरत लॉकडाउन लग गया, उसमें कुछ काम सब बंद पड़ा था। अब जो माननीय मोदी जी ने जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये खिलौना उद्योग बनारस का या हिंदुस्तान का, ये बहुत आगे जाएगा, इसका बहुत विकास होगा।
इस कार्य में इनकी पत्नी का भी साथ मिला और वो लगातार इनके प्रयास में अपना सहयोग दे रही, जब खिलौने के रूप में लकड़ी के लट्टू और सिंदूरदान बनते थे। ये जो काम हुआ है, पहले ये मेरी पुश्तैनी काम था। पहले ये लट्टू और घुंघुना बनाया जाता था। हमारे पति इस काम को आगे बढ़ाए और पूरे मार्केट में फैलाए। अब चाहते हैं कि औरतों को भी ये काम मिले और घर में बैठ करके कुछ करें। आज सरकार की योजनाओं का लाभ इन कारीगरों को मिल रहा है और ये उद्योग भी ऊंचाइयां छू रहा है। इसमें इन परिवारों का भी विशेष योगदान है, जिन्होंने अपने पुश्तैनी काम को सहेज कर रखा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में स्नातकों की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने संबोधन टूवर्ड्स बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत को भी साझा किया। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए हैदराबाद निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत को एक बड़ी जीत करार दिया। इस बार हमें 48 सीट्स मिली। जितने वोट टीआरएस को मिले उतने ही वोट, बहुत थोड़े कम मिले, बाकी सारे उतने ही वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी के डबल हो गए और बाकी लोगों के कम हो गए। ये विजय है। जिस पार्टी ने देश को नए ऊंचाई तक ले गए, वो पार्टी बेस्ट पार्टी है। जिन्होंने तेलंगाना का पूरा सत्ता काबिज करके केवल परिवार तक सीमित हो गई, वो पार्टी नहीं तेलंगाना को न्याय दे सकती। ये भी हमें समझना चाहिए। फर्क क्या है टीआरएस में, बीजेपी में या बाकी पार्टियों में, हम में, कांग्रेस में और हमारे में? वो एक परिवार की पार्टी है, फैमिली पार्टी, एक फैमिली की पार्टी है। सारा सब कुछ फैमिली में ही चलेगा। और हमारी पार्टी में कोई फैमिली नहीं है, ये पूरी पार्टी ही एक फैमिली है। ये हमारी विशेषता है। आंतरिक और बाहरी झंझावातों से जूझ रही कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन एक और उलझन भरी स्थिति लेकर आया। एक तरफ जम्मू में पार्टी के कई बड़े नाम एकजुट होकर मंथन कर रहे थे, तो उधर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के अभाव को लेकर भी कई सुर तेज होते दिख रहे हैं। देश के विपक्षी दल के पास फिलहाल पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, तलाश जारी है। कमाल देखिए कि हर बार घूम फिर करके रास्ते एक ही जगह आ मिलते हैं। अध्यक्ष चुनाव की पर्ची भी निकलती है, हर बार एक ही से नाम का ऐलान कर जाती है। अलग बात है कि अजब इत्तेफाक से कई नेता इत्तेफाक नहीं रख पाते। खैर, बीता दशक बीतता गया और कांग्रेस को टीस देता रहा। 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी, कुछ ने लोकतंत्र तो कुछ ने बगावत करार दिया। अगुवाई तत्कालीन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने की थी। तकरीबन 15 दिन पहले ही सभी ने सदन से भरे मन से विदा होते देखा। सवाल विदाई पर भी है। वरिष्ठ नेता सिब्बल की मां ने गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख होगा। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। 23 कांग्रेस नेताओं के उसी गुट ने सेव द आइडिया ऑफ इंडिया का राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया। कैंपेन के तहत जम्मू में कई रैलियां और जनसभाएं होंगी। मकसद क्या है ये तो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे बगावत की चिंगारी करार दे रहे हैं। गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है। ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, न हम हैं, पर हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। एक और जम्मू में G23 नेताओं की बैठक तो दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस के प्रमुख और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का बयान।
दरअसल पटेल ने मोरबी में एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी की और कहा कि पार्टी उन्हें ठीक से काम नहीं करने दे रही है। हालांकि गुजरात में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन पार्टी में बढ़ता असंतोष कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ के अवसर पर बरेली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को नमन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शिरकत की और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सरकार बदलने के बाद सेना मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें देश के लिए शहीद हुए जवानों को स्मरण करते रहना चाहिए। तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद जो कुछ भी काम देश के लिए रखवाली के लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री पूरी पारदर्शिता के साथ इस काम में है और अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ जो वादा करते हैं उसको कायदे से पूरा करने का काम करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक हमको दिशा देता है कि हम किसी भी से कमजोर नहीं है और किसी भी रूप में मुकाबला करने में पीछे नहीं है। मथुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित गुरु रविदास आश्रम से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा का समापन रविदास आश्रम पर हुआ। लोगों ने शोभा यात्रा का भव्यतापूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि संत रविदास जी ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया है। उनके 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है। वक्ताओं ने संत रविदास को महान संत बताते हुए कहा कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया था। कार्यक्रम संत परंपरा के संत शिरोमणि महाराज जी की 644वीं जयंती का आयोजन हुआ है। इस आयोजन के तहत हम लोगों ने एक शोभा यात्रा डोला के साथ निकाली है, जो कि हमारे मथुरा में उसका हर जगह पर स्वागत हुआ है। इस शोभा यात्रा इसी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, वह संत परंपरा के महान संत थे। उनके विचारों की एक अलग व्यवस्थाएं थी। उन्होंने एक अपनी नई रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने एक दिया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और इन्हीं के माननीय रविदास जी के 40 दोहे को गुरु नानक जी ने अपने ग्रंथ में समायोजित किया है। हमारे सिख समाज भी गुरुदास जी को मानता है। ये 35 देशों में रविदास जी की जयंती निकाली जाती है। रविदास जी माघ पूर्णिमा के दिन पैदा हुए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रबी, जायद और खरीफ की फसलों के लिए 2,000 की सहयोग राशि छोटे किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचलों में छोटे किसान इस योजना का लाभ पाकर काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से खेतों की जुताई से लेकर खाद बीज की पूर्ति करने में काफी मदद मिली है। जिले के कृषि उपनिदेशक के गुप्ता ने बताया कि जिले में लगभग 2.5 लाख किसान इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें से 1,94,000 किसानों के खाते में अभी तक कुल 231 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड या बैंक खाते से संबंधित त्रुटि के कारण किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसान आगामी 1 मार्च से जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाले शिविर में अपने कागजात सुधार करवा सकते हैं। अरे सर, बहुत सा हम लोग के तो फायदा भल। ऐसा टाइम पर आल के बीज बेंगा जोताई कोड़ाई के माध्यम में हम लोग बहुत ऐसा खुशहाल भाई। ऐसे ऐसे बार बार धन्यवाद रहे कि मोदी जी बार बार आगे बढ़ाएं और हम लोग का ही गरीब बनकर अच्छा करते जाएं। कि फायदा का मतलब जैसे कि मटर हमके लिए आवे के रहे, मटर का बिया, तो उसमें पैसा का कमी रहल, तो वह बैंक में हमारे नाम से रहल पैसा आयल, तो वह पैसा निकाल के अपन मटर का बिया ले ली, अपन बोली। फिर बाद अपन 20-30 रुपया किलो के हिसाब से बेच ली। मान के चलेंगे कि 2,000
का बिया लिए तो मैं मान के चलें कि 10,000 रुपया का हमके प्रॉफिट भरल। वही खेती बाड़ी के लिए जब आवश्यकता पड़ता है तो निकाल के अपना काम करते हैं। अब आया था निकाले, अपना खेती खाद उद ले आना था और लेबरों को देना था, उसी में अपना निकाले और दिए। हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है। जहाँ तक किसानों की बात है, यहाँ 2,31,000 किसान हमारे हैं यहाँ पर जनपद में। 1,94,000 किसानों के खाते में किस्तें जाना शुरू हो गई हैं। जो गैप है उस पर भारत सरकार के स्तर पर परीक्षण कराया जा रहा है और संभवतः उनको अगली किस्त के साथ उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बदायूं में आयोजित 2 दिवसीय मशरूम महोत्सव का प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री राम चौहान ने शनिवार को शुभारंभ किया। मशरूम महोत्सव का उद्देश्य मशरूम की खेती के बारे में किसानों को उचित जानकारी देकर खेती के प्रति प्रोत्साहित करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। मशरूम उत्पादन में बदायूं जिले का प्रमुख योगदान है। जिले में मशरूम की तमाम प्रजातियां किसानों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। जिले की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मशरूम का उत्पादन करती हैं और 3 महीने में 1 लाख से ज्यादा आमदनी उन्हें इस व्यवसाय के माध्यम से हो रही है। मशरूम उत्पादक स्वयं सहायता समूह की सदस्य अंजू ने बताया कि पहले उनके परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से नहीं हो पाता था। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मशरूम की खेती शुरू की और इसके माध्यम से अब लाखों रुपया कमा रही हैं। उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री राम चौहान ने कहा कि पहली बार बदायूं में मशरूम का महोत्सव आयोजित हो रहा है। लोगों के लिए मशरूम हर प्रकार की पौष्टिकता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के द्वारा जिले के किसानों के साथ साथ प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे। मैं पहले खेती और मजदूरी से मेरे घर की स्थिति या मेरे परिवार का खर्चा चलाने में कुछ समस्याएं आ रही थी, जिससे सही से उनका मतलब खर्चा नहीं हो पा रहा था। जब से हमारे गांव में सन 2019 में सीआरपी टीम एलआरएम द्वारा आई, तभी हमारे गांव में समूह गठन हुए, जिससे मैं समूह में शामिल हुई। मेरे समूह का नाम मां संतोषी है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और मैं सदर ठेर में समूह सखी भी हूँ। और मैं ये मशरूम की खेती, इसमें मुझे मेरे 2 फार्म लगे हुए हैं 1 बीघे में, जिसमें 1 बीघे में मतलब 1 लाख की आमदनी हो जाती है, जिससे मेरे परिवार का सही से खर्चा चल रहा है। इस टाइम अभी मेरे फार्म 2 हैं, 2 लाख की आमदनी तक हो चुकी है जी। महाउत्सव पहली बार इस प्रदेश में बदायूं में मशरूम का महोत्सव, मतलब है कि इसका उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, विभिन्न प्रकार के उसका प्रसंस्करण होता है, जिसका प्रैक्टिकल भी यहाँ के जिला प्रशासन ने यहाँ पर दिखाया है। हम सब लोगों ने उसको रुचिपूर्वक ग्रहण भी किया है। ये मशरूम नॉनवेज खाने वाले लोग नहीं है, शाकाहारी जो लोग हैं उनको हर प्रकार से पौष्टिकता प्रदान करता है। मशरूम की सब्जी आम तौर पर तो खाई जाती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बिस्किट इत्यादि भी बना करके लोग खिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस महोत्सव से जहां पर बदायूं के मशरूम उत्पादकों का हौसला बढ़ेगा, वहीं पर प्रदेश के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। झांसी में 2 दिवसीय बुंदेलखंड एग्रो समिट का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमी, किसान, कृषि विद्यार्थी, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न एग्रो कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें बुंदेलखंड में उत्पादित हो सकने वाले उत्पाद को दर्शाया गया। बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ की जलवायु दलहन तिलहन के लिए एकदम उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा क्षेत्र में टमाटर, आंवला, अदरक आदि का भी यहाँ अच्छा उत्पादन होता है। साथ ही अन्य सब्जी व फूलों का भी यहाँ अच्छा उत्पादन है। यहाँ पैदा होने वाली 99% से अधिक फसल बाहर भेज दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित इस समिट में 500 प्रतिभागी 2 दिनों तक क्षेत्र में एग्रो प्रोसेसिंग की संभावनाएं तलाशेंगे। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि क्षेत्र में एग्रो प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। ये सेक्टर यहाँ के किसानों व उद्यमियों को नया रास्ता दिखा सकता है। इसमें उद्यमी, किसान, कृषि विद्यार्थी समेत अन्य कई वर्गों को जोड़ा गया है।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न भारतीय सरकार से संबंधित संस्थाएं और प्रदेश सरकार से संबंधित संस्थाएं और प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं, इन सब लोगों के माध्यम से एक एग्रो प्रोसेसिंग समिट बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन के झांसी संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मुख्य रूप से बुंदेलखंड में जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो भी अच्छे चीज़ें जो लोगों तक जानकारी देना है और साथ में यहाँ की फसलों के बारे में, यहाँ की खेती बाड़ी के बारे में, यहाँ के इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में और आने वाले दिनों में कैसे औद्योगिक क्षेत्रों को और बढ़ावा मिल सकता है और तकनीकी जानकारी जो भी है, रिसर्च प्रैक्टिसेस जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंध भी हो, ग्रासलैंड इंस्टीट्यूट से संबंध भी हो, IGFRS से संबंध भी हो, CAFRA से संबंध भी हो, ये सारी नाबार्ड स्कीम से संबंधी हो, MSME, ODOP, इसका विस्तृत जानकारी एग्रो प्रोसेसिंग समिट 2 दिवसीय टेक्निकल वर्कशॉप के माध्यम से किया जा रहा है। रायबरेली जिले के राजकीय औद्योगिक संस्थान गोरा बाजार में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 54 कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में लगभग 10,000 से अधिक बेरोजगारों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 4,768 लोगों का चयन किया गया। मेले में कौशल विकास संस्थान द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके अतिरिक्त रोजगार मेले में खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु सरकारी योजनाओं और ऋण उपलब्ध कराए जाने के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा 10 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। राजकीय ITI के प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के मेले आयोजित किए जाएंगे। राजकीय महिला ITI की प्रधानाचार्य नूपुर कश्यप ने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए बालिकाओं को ITI प्रशिक्षण संस्थान में स्वावलंबन बनाने व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। में लेने के लिए सारी कंपनियां लगभग 52-53 की संख्या में कंपनियां यहाँ पर आई हैं। नौजवानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जिसकी जैसी योग्यता होगी उस आधार पर उनकी कंपनियों में चयन होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 74वीं कड़ी। कोविड टीकाकरण क्षमता को कई गुना करने के लिए बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों को किया गया शामिल। आयुष्मान भारत PM जय के तहत लगभग 10,000 निजी अस्पतालों को किया गया सूचीबद्ध। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।